गोष्ठी। हाँ बिल्कुल शुरू करें। जी, शुरू कीजिए। गोष्ठी के शुभारंभ में कल्याण मंत्र वाचन हेतु मैं मंच पर आदरणीय डॉक्टर आनंद पाटिल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। भाई साहब जी कृपया आए, कल्याण मंत्र वाचन करें। अ, सर सर क्या सुन पा रहे हैं मुझे? शायद वो जुड़े नहीं हुए हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम सभी सस्वर वाचन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दें, सभी उसमें प्रतिभाग कर लेंगे। जी जी। आनंद जी आए हैं। जी नमस्कार भाई साहब। जी 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 कुछ टेक्निकल इशू था। कल्याण मंत्र वाचन हेतु हाँ, कोई भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग सभी आरंभ करते हैं। जी 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 सर करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु संतो निरामया सर्वे भद्राणि संतो मा कश्चित् दुःखाय शान्ति। शांति शांति शांति। कल्याण मंत्र वाचन के उपरांत घड़ी है अब अतिथि सत्कार की। तो कुछ पंक्तियों के साथ अवसाद निराशा रंजोगम अहम का रूप लिए फिरता है, अपने सर पर सारे जग का दुख संताप लिए फिरता है। अपनी अपनी दुनिया का होकर रह जाना आसान है, अपनी अपनी दुनिया का होकर रह जाना आसान है, पर जग के खातिर जग के संग संग चलने वाला कम ही मिलता है, चलने वाला कम ही मिलता है। आपका आगमन धन्य शुभ आगमन, आप यहाँ आए, आपको सतत नमन। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि वक्ताओं का अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से सादर अभिनंदन है, स्वागत है, कोटि कोटि स्वागत है। गोष्ठी का समय लगभग 1.5 घंटा निर्धारित है, अतः समय को ध्यान में रखते हुए हम प्रारंभ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज की गोष्ठी का विषय है 1947 विभाजन विभीषिका। गोष्ठी हेतु इसी विषय का चयन करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि भारत विभाजन की त्रासदी का दंश जिन भाई बहनों ने झेला, उस नफरत और हिंसा की जो भेंट चढ़ गए, उन्हें याद करते हुए इस संघर्ष को हम सब जाने, इस पर चर्चा करें कि आखिर हमारा अखंड भारत बार बार खंडित क्यों हुआ, मजहबी आधार पर बार बार विभाजित होने के बाद भी क्या विभाजन के उद्देश्य पूर्ण हो पाए। इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने हेतु मैं आमंत्रित करना करूंगी आदरणीय डॉक्टर सुशील तिवारी जी को। उनसे आग्रह है कि इतिहास की दृष्टि से इस विषय पर वे हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सुशील तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एमए गृह जनपद से हुई है, एमए तक। तत्पश्चात एमए, एमफिल, पीएचडी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। वर्तमान में वे स्वतंत्रता संघर्ष और प्रवासी अध्ययन केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित हैं इनके, और कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में वक्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया है। कई पुस्तकें प्रकाशित हैं और कई प्रकाशनाधीन हैं। आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम,
नामक विषयों पर दिल्ली में स्थापित लाल किले में 2 संग्रहालयों में अध्येता के रूप में भी इनका योगदान रहा है। तो आदरणीय से निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया आए और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। सर, आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। आप सभी को नमस्कार करते हुए बिना किसी औपचारिकता के मैं व्याख्यान का आरंभ करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने बैठे हैं जिस पर अगर हमें बातचीत न करनी पड़ती तो शायद हम ज्यादा खुश होते। मुझे लगता है इससे आप सब सहमत होंगे। भारत का विभाजन एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी है जो न घटित हुई होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यह अब एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत, जिसको हम अखंड भारत के रूप में कभी देखा करते थे, आज वह भौगोलिक रूप से उस स्थिति में नहीं है। आज जो भारत की सीमाएं हैं वो अखंड भारत की जो सीमाएं थी उससे काफी अंदर तक सिकुड़ गई। भारत के विभाजन की बात करते हुए हमें सबसे पहले इस बात को सोचना चाहिए कि हमारा भारत क्या है, उस भारत की भौगोलिक सीमाएं कहां तक थीं, और उस भारत को समझने के लिए, उस भारत को जानने के लिए हमें किस प्रक्रिया को, किस विचार को अपनाना होगा। विष्णु पुराण कहता है, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय और यावदिन्दु सरोवर के बीच में स्थित जो देश है वही हिंदुस्तान है, यानी वही भारत है, और उसमें रहने वाले सभी भारतवासी। हिंदुकुश से लेकर ब्रह्मदेश तक और हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, यह सारा का सारा जो भौगोलिक क्षेत्र है यह अखंड भारत है। और जब हम भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सदैव से ही यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों से भारत और भारतीयता को प्रतिध्वनित करता रहा है। धीरे धीरे कालांतर में विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से इसकी सीमाएं सिकुड़ती गईं। आज मुझे 30 मिनट बोलना है तो मैं उस पूरे ऐतिहासिक तथ्य को तो यहां रेखांकित नहीं कर सकता, लेकिन आज चूंकि हमारा मुख्य विषय विभाजन विभीषिका है और हम उस विभाजन को केंद्र में रखकर आज बात कर रहे हैं जो 1947 में हुआ, तो मैं कुछ 200, 250, 300 वर्षों को समेटने का प्रयास करूंगा। यह ध्यातव्य है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जैसे जैसे भारत को एक केंद्रीय सत्ता के अधीन करने के प्रयास में आगे बढ़ते गए तो उन्हें लगातार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यह प्रतिरोध देश के हर भाग से, देश के हर समुदाय से उन्हें मिला, चाहे वह किसान हो, चाहे वह हमारा वनवासी समुदाय हो, चाहे हमारे राजे रजवाड़े रहे हों, इन सब ने किसी न किसी रूप में उनका विरोध किया। इसके कई सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से करीब 100 साल पहले हम 1757 के प्लासी युद्ध के बाद और 1857 के स्वाधीनता संग्राम के 100 सालों के बीच का अध्ययन करें तो हमें दर्जनों से अधिक ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर बहुत भारी मात्रा में अंग्रेजों का विरोध हुआ। यह विद्रोह जन विद्रोह की शक्ल में था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक
और सिंधु देश से लेकर पूर्वोत्तर तक फैला हुआ था और इसमें हर वर्ग के लोग थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में जिस वंदे मातरम को उद्धृत किया और जिस उपनिवेशवाद के विरुद्ध जिस विद्रोह को आधार बना करके आनंद मठ लिखा, वह सन्यासी और फकीर विद्रोह 1857 के बहुत पहले की घटना है, जिसमें सन्यासी और फकीरों ने अंग्रेजी सत्ता का खुलकर विरोध किया और खुलकर उसके खिलाफ लड़े। 1857 का स्वाधीनता संग्राम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों द्वारा किए जा रहे 100 वर्षों के जयघोष की चरम परिणति था। ऐसा नहीं था कि यह अचानक से हो गया था। इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया थी, प्रतिरोध की एक लंबी परंपरा थी और एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ी योजना थी। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान किया था, चाहे वह नाना साहब पेशवा रहे हों, चाहे वह झांसी की रानी रही हो, चाहे तात्या टोपे रहे हों और चाहे बेगम हजरत महल रही हो। इन सबका इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान था, चाहे वह बिहार के कुंवर सिंह रहे। यह धातव्य है कि जिस 1857 को सैनिक विद्रोह कहकर खारिज किया गया, उसके लिए जब हम लोग म्यूजियम बनाने की शुरुआत हम लोगों ने की और हम लोगों ने शोध करना शुरू किया, तो हमने पाया कि देश के हर भाग से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी, देश के हर समुदाय से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में भी आवाज उठी। मैं 1857 की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि तब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व। क्या अतुल जी आवाज नहीं आ रही है मेरी? स्पष्ट है, आप बोलिए। लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हुआ और भारत सीधे सीधे अंग्रेजी राजा के अधीन हुआ। 1857 का जो अनुभव था उसे अंग्रेजों ने यह जान लिया था कि अगर हम भारत पर आगे चल करके शासन करना चाहते हैं तो हमें इस सांस्कृतिक एकता को, इस जन की एकता को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ करना होगा और इसी एकता को खंडित करने के लिए, जिसको हम लूट, विभाजन करो और राज करो की नीति कहते हैं, वह उन्होंने अपनाई। लेकिन विभाजन का यह एक पक्ष है या देश के बंटवारे का यह एक पक्ष है कि अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई। नीति अपनाना अलग बात होती है, लेकिन उसके लिए एक उर्वर जमीन भी तो होनी चाहिए। वह उर्वर जमीन जब उन्हें मिली तभी उन्होंने इस नीति को आगे बढ़ाया। यह उर्वर जमीन उन्हें मिली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो आज है, उस समय उसका नाम कुछ और हुआ करता था और उसको चलाने वाले सैयद अहमद खान, जिन्हें सर की उपाधि मिली, उनके विचारों से प्रभावित आंदोलन और उनके अनुयायियों द्वारा। इसके पहले मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। यह 1857 का विद्रोह जिसने भारी अग्नि प्रज्वलित की थी, वह अग्नि तो बुझ गई थी, लेकिन उसकी चिंगारियां इधर उधर अभी भी छिटकी हुई थी और अलग अलग रूपों में सामने आ रही थी। आपको याद होगा कि संथल और हूल विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था। बिरसा मुंडा अभी लड़ रहे थे, उड़ीसा के बनवासी अभी लड़ रहे थे और क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के स्वराज्य की आवाज का उद्घोष कर चुके थे। एक तरफ बनवासी समुदाय, एक तरफ किसान उनसे जुड़ करके लड़ रहा था, कुछ राजे रजवाड़े भी विद्रोह कर रहे थे और क्रांतिकारी आंदोलन भी भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था। अंग्रेजों को लगा कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है और अगर यही स्थिति रही तो वो बहुत दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उन्होंने दो तरह की रणनीति अपनाई।
एक रणनीति यह थी कि भारत को विभिन्न समुदायों, विभिन्न धर्मों और विभिन्न जातियों में बांट करके उस पर राज किया जाए, और दूसरी रणनीति ये थी कि यह जो प्रतिरोध की धारा उभर रही है या प्रतिरोध की जो आवाज उभर रही है, उसको एक ऐसा राजनीतिक मंच दिया जाए जो कि मॉडरेट अप्रोच का राजनीतिक मंच हो, जिसको हम उदारवाद कहते हैं, उदारवादी अप्रोच का राजनीतिक मंच हो, और वहां पे ये सब आवाजें आकर के शमित हो जाएं और हमें फिर से ऐसा ना हो कि पता ही न चले कि हमारे खिलाफ क्या होने वाला है। इसलिए आप देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने जो की, वह भी जो सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा है उसी के अनुरूप थी। यही कारण है कि करीब आगे 15 सालों तक आप देखेंगे कि कांग्रेस की पूरी राजनीति कुछ लेजिस्लेशनों को पा लेने की, कुछ सुधारों को पा लेने की थी। दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने यह आवाज उठानी शुरू की कि भारत पर इसके पहले मुसलमान राज करते थे, और अगर भारत कभी स्वतंत्र भी होता है तो कम से कम इस पे राज करने का अधिकार मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह तय करना होगा कि इस पे कौन राज करेगा। उन्होंने एंग्लो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की। उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि आप अंग्रेजों के साथ जुड़ जाएं, उनसे जुड़ करके अच्छे पदों को प्राप्त करें, उनसे जुड़ करके उनकी सेना में भर्ती हों, ऊंचे ओहदे पर जाएं, शस्त्र अस्त्र चलाना सीखें, और इस प्रकार एंग्लो और मुस्लिम ये दोनों मिलकर के हिंदुओं पर राज करें। एक तरफ उन्होंने यह बात की, दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं को एक कौम मानने से इनकार किया और कहा कि हिंदू इस देश में बहुसंख्यक नहीं है, बल्कि वो तो विभिन्न जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं। इस देश के बहुसंख्यक तो मुसलमान हैं, और इस देश के मुस्तकबिल का निर्धारण भी मुसलमान ही करेंगे। इन आवाजों को औपनिवेशिक शासकों द्वारा लगातार हवा दी जाती रही। यह भी अवश्य एक सत्य है कि अपने कई भाषणों में सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे थे। एक तरफ वो यह चेहरा दिखा करके अपने को मॉडरेट सिद्ध करना चाहते थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ मिलकर के आगे की रणनीति तय कर रहे थे। सन 1888 में मेरठ में उन्होंने एक भाषण दिया, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कौम को नहीं, बल्कि इस देश के सभी लोगों को राजनीतिक मामलों में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। मैं भारत के राजनीतिक सवालों को सामान्य क्रम में लूंगा, ताकि आप लोगों को उन पर गौर फरमाने का पूरा मौका मिल सके। सबसे पहला सवाल यही है कि हिंदुस्तान का प्रशासन और साम्राज्य किसके हाथों में होगा। अब मान लीजिए कि सारे अंग्रेज और पूरी अंग्रेज सेना को हिंदुस्तान से जाना है, वे अपने साथ अपनी सारी तोपें और शानदार हथियार सब कुछ अपने साथ ले गए, तो ऐसे में हिंदुस्तान का शासक कौन होगा? क्या यह मुमकिन है कि इन हालातों में दो राष्ट्र, मुसलमान और हिंदू, एक ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं और सत्ता में बराबरी पर रह सकते हैं? बहुत जाहिर सी बात है कि नहीं। यह जरूरी है कि उनमें से कोई एक दूसरे पर जीत हासिल करे और उसे अपने कदमों में गिरने को मजबूर कर दे। यह उम्मीद लगाना कि दोनों बराबर रह सकते हैं, यह नामुमकिन की आस लगाना है और उसका ख्याल तक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भले ही मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले कम है और भले ही मुसलमानों में ऊंची अंग्रेजी तालीम पाने वाले लोग गिने चुने हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुद को मामूली या कमजोर नहीं समझना है। अब इसके आगे की चीज को ध्यान से सुनिए और 1947 के बाद जो कबायलियों का कश्मीर पर आक्रमण होता है उसको समझिए। इस पे मैं बाद में आऊंगा, उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, लेकिन ये बात यहां उससे फिट बैठती है। शायद अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए वे खुद ही काफी होंगे, लेकिन मान लें कि ऐसा नहीं हुआ।
तब हमारे मुसलमान भाई पठान पहाड़ी घाटियों से टिड्डियों के झुंड की तरह आएंगे और उत्तर से लेकर बंगाल के आखिरी छोर तक खून की नदियां बहा देंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद किसकी जीत होगी, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जब तक एक मुल्क दूसरे मुल्क को जीत न ले और उसे अपने कदमों में न झुका दे, तब तक धरती पर शांति कायम नहीं हो सकती। यह नतीजा सबूतों पर आधारित है और इतना पक्का है कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। उनके इस भाषण से आप सीधे सीधे पाते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो आगे चल करके आया उसकी बू आती है। सर सैयद अहमद खान के जाने के बाद भी अलीगढ़, जिसको मैं एक सैद्धांतिक संप्रदाय कहता हूं, उस अलीगढ़ संप्रदाय के लोगों ने उनके इस विचार को और तेजी से आगे बढ़ाया और बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे इन्हीं लोगों का महत्वपूर्ण हाथ था। 1916 के लखनऊ समझौते ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर दी जिससे यह स्पष्ट हो गया कि लीग पृथक राष्ट्र के सिद्धांत से पीछे हटने वाली नहीं है, वह एक पृथक राष्ट्र की मांग करेगी। सवाल यह है कि इस समय कांग्रेस क्या कर रही थी। कांग्रेस का इस समय जो पूरा तौर तरीका था वह बड़ा निराश करने वाला था। भारत में जब सांप्रदायिकता का आगमन हो रहा था, सांप्रदायिक राजनीति का आगमन हो रहा था, सांप्रदायिक राजनीति उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन को एक तरह से मजबूती प्रदान कर रही थी, उस समय उस सांप्रदायिक राजनीति से खुलकर लड़ने की बजाय या तो कांग्रेस ने उसे उपेक्षित करना उचित समझा, या तो उसे तवज्जो नहीं दी, और या तो उसके साथ समझौता करके आगे बढ़ना उचित समझा। कांग्रेस की यह रणनीति आगे चल करके बड़ी कष्टकारी साबित हुई। अगर उसी समय इन विभाजनकारी तत्वों से खुल करके लड़ा जाता, मैं ये नहीं कहता कि हिंसक रूप से लड़ा जाता, लेकिन अहिंसक रूप से ही खुल करके लड़ा जाता। लीग की उस समय कोई हैसियत नहीं थी भारत में। अगर उस समय भारत के जो भी राजनीतिक दल थे वह खुल करके लड़ते तो शायद लीग इतनी मजबूत नहीं हो पाती। लीग को मजबूत होने का दूसरा मौका 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान मिला, जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। तुर्की में क्या हो रहा है, वहां पर खलीफा का शासन होगा कि विदेशी शक्तियों का शासन होगा, वहां कैलिफेट होगा या अंग्रेज शासन करेंगे, इससे भारत को क्या मतलब था। लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद हम यह नारा लगा करके भारत को, मुसलमानों को कांग्रेस की मुख्य धारा में ले आएंगे। यह दाव पुनः उल्टा पड़ा। उस समय आप यह सोचिए कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पूरा देश आंदोलित था। उस आंदोलन को एक सशक्त राजनीतिक विचारधारा के रूप में बदल करके क्या प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन उसके साथ असहयोग आंदोलन के साथ हमने खिलाफत को गांधी जी ने जोड़ करके बहुत बड़ी भूल की, और आगे चल करके जो चौरी चौरा कांड से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, वह उनकी दूसरी बड़ी भूल थी। अंग्रेजों ने भारत के विभाजन की जो प्रयोगशाला थी उसका श्री गणेश बंगाल के विभाजन से कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने उस विभाजन को वापस लेना पड़ा, लेकिन उस प्रयोगशाला से उन्होंने कुछ नए तरह के तत्व निकाले, कुछ नए तरह के विचार निकाले, जिसका उपयोग उन्होंने आगे चल करके किया। आगे चल करके लीग लगातार मजबूत होती गई, कांग्रेस लगातार सुविधावादी और जिसको मैं कहता हूं कि समझौतावादी रुख अख्तियार करते गई। कभी भी खुल करके कांग्रेस ने उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, और अंततः लीग इतनी मजबूत हो गई कि जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया और देश का विभाजन असंभावी लगने लगा। यह भी जानने वाली बात है कि न तो लीग और न कांग्रेस भारत के सारे स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। न मुस्लिम लीग भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और न कांग्रेस भारत के सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अन्य भी विचारधाराएं थी, लेकिन
इन विचारधाराओं को अंग्रेजों ने तवज्जो नहीं दी, उसका कारण यह था कि अंग्रेज उस समय जो भू राजनीतिक परिदृश्य देख रहे थे, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, उस भू राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें यही ठीक लगा कि वह कांग्रेस और लीग से डील करे। विभाजन के खिलाफ उठे स्वरों में एक बहुत बड़ा स्वर था खान अब्दुल गफ्फार खान का, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से उठा। खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी सदैव से ही अहिंसक सत्याग्रह में विश्वास करते थे। बाद में वो कांग्रेस के साथ हो लिए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग का लगातार विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लीग के साथ समझौतावादी रुख अख्तियार किया, उपनिवेशवादी शासकों के साथ समझौतावादी रुख अख्तियार किया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को उसके हाल पर छोड़ दिया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमने कांग्रेस पर और अन्य दलों पर इतना विश्वास किया था, आज उन सब ने हमें धोखा दिया है और हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया है और भूखे भेड़िए हमें हर तरफ से नोच रहे हैं। एक और बहुत बड़ा स्वर पंजाब में मास्टर तारा सिंह और उनके अनुयायियों का था, जो लगातार पाकिस्तान की मांग का विरोध करते थे। उनको भी मुख्य धारा का स्वर नहीं बनने दिया गया। हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा संगठन थी, वह भी अपनी बातें रख रही थी, लेकिन उसको भी मुख्य धारा का स्वर नहीं बनने दिया गया। क्रांतिकारी अपनी बातें रख रहे थे, उनको भी मुख्य धारा का स्वर नहीं बनने दिया गया। यह ध्यातव्य है कि आज जो पूर्वी बंगाल है, एक समय पूरा बंगाल पूर्वी पाकिस्तान होने वाला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके अनुयायियों की मदद से, उनकी लड़ाई लड़ने से आधा बंगाल तो बच गया। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिए कि अंत तक लीग ने कलकत्ता को लेने की मांग नहीं छोड़ी थी। बहुत बाद में जाकर के कलकत्ता हमको मिला। विभाजन देश का जो हुआ, मुझे लगता है उसके पीछे 4 या 5 महत्वपूर्ण कारण थे। एक जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अलगाववादी और कट्टरवादी मानसिकता। उस मानसिकता से जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी, वह लड़ाई उस समय के राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता नहीं लड़ पाए। दूसरा जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। इस पे बहुत सारी चर्चा हुई है, लेकिन 3 और जो मुद्दे जिन पे चर्चा होनी अभी बाकी है या कम चर्चा हुई है, जिन पे और बात होनी चाहिए, और जब इन तीनों पे बात होगी तभी यह बात खुल करके सामने आएगी कि वो क्या स्थितियां थी कि भारत का विभाजन हुआ या भारत के नेताओं को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। पहला था सत्ता सुख का भारतीय नेताओं का लोभ। हमें सत्ता सुख भोगना है, हमें तरह तरह के पदों को प्राप्त करना है, चाहे भारत 2 खंड में बटे या 3 खंड में, उससे मतलब नहीं है। और मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको इस बात की बहुत जल्दी थी कि किसी तरह से टेबल पर बैठ करके यह तय हो जाए कि भारत और पाकिस्तान का स्वरूप क्या होगा। दूसरा, विभाजन विरोधी स्वरों को अनदेखा किया जाना। विभाजन के विरोध में जो भी स्वर थे, उन स्वरों को लगातार अनदेखा किया जाना, यह बहुत बड़ा कारण था कि हम उस विभाजनकारी मानसिकता से नहीं लड़ पाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण जिसकी ओर मैं इशारा करना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा कारण था, वो उस समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जिसको हम भू राजनीतिक स्थितियां कहते हैं। असहयोग आंदोलन को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया था। असहयोग आंदोलन से हमें आजादी नहीं प्राप्त हुई। असहयोग आंदोलन को 42 में बुरी तरह से कुचल दिया गया। अगर असहयोग आंदोलन से हमें आजादी मिलनी होती तो हमें 42 से 43 में आजादी मिल जाती। उसके बाद के अंग्रेजी रिकॉर्ड्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि अंग्रेज अभी भी भारत को छोड़ने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी, उसमें ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर हुई। अमेरिका और सोवियत संघ 2 बड़ी ताकतों के रूप में उभरने लगे। ब्रिटेन कमजोर पड़ने लगा और एक
और जो बहुत बड़ा कारण था वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने जो लड़ाई लड़ी उसके बारे में हम सब परिचित हैं, लेकिन उस लड़ाई की जो व्यापक प्रभाव पड़े उसका विश्लेषण अभी किया जाना बाकी है। मोइरांग में भारतीय भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया गया, ये सब जानते हैं। अंडमान और निकोबार को आजाद कराया गया, यह सब जानते हैं। लेकिन एक बार जब आजाद हिंद फौज के लोगों ने आत्मसमर्पण किया और नेताजी अंतर्धान हो गए, उसके बाद की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो बनती हैं उसमें हम देखते हैं कि एक तरफ ब्रिटेन कमजोर हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और सोवियत संघ दो ताकतों के रूप में उभर रही हैं। इस समय जो पश्चिमी ताकतें थी उनको लगने लगा था कि अगर भारत अखंड रहेगा तो वो उनके भू राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्हें एक बफर स्टेट की आवश्यकता थी। वह बफर स्टेट उन्हें पाकिस्तान के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा था और उस बफर स्टेट को बनाने के पीछे उनकी योजना यह थी कि सोवियत संघ को कराची के पोर्ट का सीधा सीधा एड्रेस न मिल पाए। आप ये देखिए कि लाल किले पर जब सहगल ढिल्लन और शाहनवाज के खिलाफ और बाकी जो आजाद हिंद फौज के सेनानियों के खिलाफ जब मुकदमे चलाए गए तो पूरा देश एकजुट हो गया। उस समय नौसेना में विद्रोह हुआ, भारतीय वायुसेना में विद्रोह हुआ और भारतीय सेना में विद्रोह हुआ, यहां तक कि पैरामिलिट्रीज में विद्रोह हुआ, पुलिस विद्रोह हुए। उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकिनलेक ने तत्कालीन सचिव जो उस समय ब्रिटेन में बैठते थे उनको पत्र लिखा कि अगर हमें फिर से भारत को जीतना है तो हमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख विशुद्ध रूप से व्हाइट फौज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हमें 2 से 2.5 लाख अंग्रेजों की सेना भेज सकते हैं तो हम भारत पर प्रभुत्व बनाए रख सकते हैं, नहीं तो भारत की पूरी सेना, भारत की पैरामिलिट्रीज राष्ट्रवादी हो गई हैं और अब भारत पे शासन करना नामुमकिन है। और उस समय जो स्थिति थी उसमें 2 से 2.5 लाख अंग्रेजों की फौज ऑकिनलेक को मिलना मुश्किल था। नतीजा यह हुआ कि देश को आजाद करना है, यह तय उन्होंने किया। बहुत पहले से वो अपनी रणनीति पे चल रहे थे। अब उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और इसको अमली जामा पहनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। यह ऑन रिकॉर्ड है कि लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आ रहे थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उनसे कहा था कि माउंटबेटन, आप यह ध्यान रखिएगा कि भारत में हमारे मुस्लिम दोस्तों को मत भूलिएगा, और खासकर जिन्ना को। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाब दिया, जी प्रधानमंत्री जी, मैं इसका अवश्य ध्यान रखूंगा। लॉर्ड माउंटबेटन और उनसे जुड़े जो अन्य लोग थे अंग्रेजों के, चाहे वो सर रेडक्लिफ रहे हों या बाकी लोग हों, उन्होंने किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींची, यह हम सब जानते हैं। इतनी जल्दी देश का विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इसके बारे में मुझे लगता है और बात की जानी चाहिए। उस भू राजनीतिक परिदृश्य को आप देखिए। उस समय बलूचिस्तान एक अलग एंटिटी के रूप में था। ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फिर आज के पाकिस्तान को आप देखिए तो उसमें बलूचिस्तान भी आता है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी आता है। यह कैसे मुमकिन हुआ कि जब वहां पर पाकिस्तान विरोधी आंदोलन चल रहा था, वहां पर पाकिस्तान के साथ शामिल होने के लिए लोग तैयार नहीं थे, तो भी पाकिस्तान ने उनको अपना अंग बना लिया? क्या पाकिस्तान में इतनी हैसियत थी? नहीं थी। कहीं ना कहीं तत्कालीन जियोपॉलिटिक्स से जुड़ करके ये चीजें हुई। फिदा अब्दुल मलिक नाम के कवि हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की उस समय की सिचुएशंस पे लिख रहे हैं। मैं उनकी 4 लाइनें यहां पढ़ूंगा, हालांकि अभी साहित्य पे लंबी बात होनी है। जब पाकिस्तान की आर्मी वहां के लोगों को कत्ल कर रही थी, वहां के लोगों को मार रही थी, उन पे आधिपत्य स्थापित कर रही थी, वो लिखते हैं कि these hungry armies of Pakistan producing thousands of dead and wounded,
they make a mockery of nations. It is not just this one injustice. How many shall I recount? Death, don't come, I am coming. बलूचिस्तान को भी बाद में पाकिस्तान ने अपने साथ मिला लिया, लेकिन विभाजन की जो रूपरेखा थी वो यहीं तक नहीं थी। अब कश्मीर का सवाल आया। कश्मीर के सवाल को लेकर के आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार कहता है कि यह विभाजन का अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसको हमें पूरा करना है। यहां इतना अवकाश नहीं है कि हम कश्मीर पे बात करें, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि कश्मीर पर कबायलियों ने आक्रमण नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान की सेना के लोग ही बहुत सारे कबायलियों के साथ मिलकर के उन भारत के खिलाफ लड़ रहे थे। प्रश्न यह उठता है कि इस विभाजनकारी मानसिकता को लेकर के तो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, बहुत सारी बातें की गई और उसको ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या कोई ऐसा विकल्प भी उस समय हमें दिखाई देता है जो इस मानसिकता के खिलाफ, जिसको मैं कहता हूं हेड ऑन लड़ रहा था, खुल करके लड़ रहा था? जी हां, वह विकल्प था आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। या ध्यान दीजिए कि जिस समय पाकिस्तान की मांग चरम पर थी, उस समय उन्हीं इलाकों के मुसलमान जो भारतीय सेना में से निकल करके आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, वे अखंड भारत के लिए लड़ रहे थे। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की पहली सरकार थी। नेताजी अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मोइरांग और अंडमान निकोबार में जो झंडा फहराया गया वो अखंड भारत के लिए फहराया हुआ झंडा था। अंग्रेज इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर नेताजी की फिलॉसफी सफल हो गई तो वो जिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत और उसके आगे की रणनीति को देखना चाहते हैं वह नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उस लेगेसी को किसी भी तरह से आगे न बढ़ने दिया जाए और इसमें मदद की कांग्रेस और हमारे अन्य भारतीय इतिहासकार। बात तो पूरी आवाज आ रही वो नहीं है। अगर वह लेगेसी मजबूत हो गई होती तो शायद ये स्थितियां कुछ और होती। मैं 2 मिनट में अब कंक्लूड करूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं रखूंगा और मुझे लगता है इस पे आगे आप लोग चर्चा में अगर कुछ प्रश्न पूछें। मुझे लगता है कि भारत के विभाजन के कारकों पर विचार करते हुए जिन 5-10 बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए और उनको पढ़ करके अपने निष्कर्ष निकालने चाहिए, वो पहला है इन्होंने कराया उसका कुछ टारगेट होगा, कुछ जितने मेंबर। कृपया सबको अनम्यूट करें। यह ध्यान दीजिए कि वो भारत की आजादी नहीं थी, वो ट्रांसफर ऑफ पावर था उस समय। तो बहुत तेजी से ट्रांसफर ऑफ पावर को एक्सिक्यूट किया जाना। नंबर 2, जो होलोकॉस्ट हुआ उसको लेकर के लोगों को पहले पता था, लेकिन उसके बाद भी उस पर ध्यान ना दिया जाना। तीसरा, सिखों की जो मांगे थी वह भी एक अल्पसंख्यक थे। सिखों की मांगों को उस समय अकाली दल की जो मांगे थी, उसमें यूनियनिस्ट पार्टी की जो मांगे थी, उनको नजरअंदाज किया जाना। उसके अलावा जब विभाजन के बाद जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कोई लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज अपनी सेना को पीछे ले रहे थे, वो वापस जा रहे थे और हम उसके लिए तैयार नहीं थे। भारत और पाकिस्तान में उस समय सेना का विभाजन हो रहा था। तो जिस समय सेना आपस में बट रही है उस समय वह क्या इन स्थितियों को कंट्रोल करेगी? यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह जो विभाजन हुआ वह कितनी जल्दबाजी में हुआ। उसका एक उदाहरण है ननकाना साहब, जो हमारी सीमा से कितनी दूर है। सिखों का सबसे पवित्र स्थल ननकाना साहब भी उनके पास चला गया। कुछ बॉर्डर्स अभी भी अनडिसाइडेड रह गए, जिनको लेकर के अभी विवाद चल रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेटर नाम की कोई चीज नहीं थी, सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डोलड्रम्स में था। राजनीतिक दल
अधिक से अधिक सत्ता सुख भोगने में तल्लीन थे और भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों के पास कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं था। ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि और इन पे बात किए जाने की जरूरत है। अलगाववादी और कट्टरवादी मानसिकता अभी समाप्त नहीं हुई है, वह आज भी अलग अलग रूपों में हमारे सामने है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि वो विभाजन विभीषिका दिवस पूरा देश मनाएगा, तो इसके पीछे उनका प्रधान उद्देश्य यही था कि हम उन पलों को तो याद करें ही, उनसे सीखें और आगे या वर्तमान में देश में जो विभाजनकारी गतिविधियां सर उठा रही हैं या उठाएंगी, उनसे लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करें। आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, पश्चिमी मोर्चे पे जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, वह बहुत अलग तरह की चुनौतियों का सामना करने की ओर इशारा कर रही है। हम सबको आवश्यकता है कि विभाजन विभीषिका दिवस को न सिर्फ याद करें, बल्कि उन सारे पन्नों को विभाजन के पढ़ें, उनसे सीखें, आगे आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएं। अब देश का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, अब भारत का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, और भारत का विभाजन तभी रुकेगा जब भारत में रहने वाले लोग भारत की सांस्कृतिक एकत्व के भाव को अपना करके, भारत की सांस्कृतिक प्रभुत्व के भाव को अपना करके देश को सशक्त करने के लिए आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को सुना। नमस्कार। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक उद्बोधन हेतु आदरणीय का पुनः अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद। 1947 में धरती माँ की व्यथा शीर्षक पर हम सबके बीच अपनी एक कविता लेकर के आ रही हैं वेदिका मिश्रा जी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वे अपनी स्वयं की प्रकाशन कंपनी भी स्थापित कर चुकी हैं, कई सम्मान भी प्राप्त कर चुकी हैं। वेदिका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काव्य पाठ भी करती हैं। छोटी उम्र में इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की है। तो वेदिका जी मंच पर उपस्थित हों और कविता पाठ करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे चोट लगी हुई है, तो मेरे सर में पट्टी बंधी हुई है, इस वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत हाँ ठीक है, करें, आप प्रारंभ करें। अपनी स्वरचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है धरती माँ की व्यथा। बंटवारे के वक्त धरती माँ की व्यथा। बटा मजहब बटे भगवान, बटा मजहब बटे भगवान, बटा अंबर और बटी धरती, धीरे धीरे बट गए देखो सारे इंसान। कुछ हिंदुस्तान की ओर चले, कुछ पाकिस्तान की ओर चले, कुछ हिंदुस्तान की ओर चले, कुछ पाकिस्तान की ओर चले। मैं चली दोनों तरफ, मुझे चलना पड़ा। मैं खुद नहीं बटी, मुझे बांटा था। मैं खुद नहीं बटी, मुझे तुमने बांटा था। धरती धरा वसुंधरा, अलग अलग नामों से मुझे पुकारा था। शायद तुम भूल गए, शायद तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। एक वक्त पर इस धरा पर उगा अनाज तुम दोनों ने मिलकर खाया था। मेरी पूजा की, मुझे माता का दर्जा दिया। मेरी पूजा की, मुझे माता का दर्जा दिया। फिर ठीक उसी तरह बांट दिया जैसे दो भाइयों के बंटवारे में बट जाती है माँ। तुम्हारे तो शायद 4 दिन के दुखड़े हुए, पर मेरा क्या, मेरे दिल के तो सदा के लिए 2 टुकड़े हुए। मेरे बेटों ने मुझे खुद बांटा था। किसने सोचा था कि ये यूं मुझे बांटेंगे फिर खुद भी बट जाएंगे। ऐसे अचानक ये एक दूसरे की आंखों में गड़ जाएंगे। तुम्हें याद है दिवाली में तुमने उन्हें मिठाई और ईद में उन्होंने तुम्हें खीर खिलाई थी। तुम्हें याद है दिवाली में तुमने उन्हें मिठाई और ईद में उन्होंने तुम्हें खीर खिलाई थी। अंग्रेजों से लड़ने में तुम दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई थी। ये लड़ाई मजहब की नहीं थी, ये लड़ाई मजहब की नहीं थी, कुर्सी की थी। कुर्सी की लालच और सत्ता की भूख के कुर्सी की लालच और सत्ता की भूख ने 2 भाइयों को बांट दिया। इनका दोगलापन तो देखो, इन्होंने पावन धरा तक को बीच से काट दिया। मैं मजबूर थी, मैं चीख रही थी, चिल्ला भी रही थी।
पर मेरी आवाज लोगों तक जा नहीं रही थी। सफर शुरू हुआ, दोनों ओर बटी थी तो दृश्य भी दोनों ओर के देखे। दोनों ओर आगे बढ़ी। परेशान वो भी थे, परेशान तुम भी थे। दुख दोनों को था कि दुख दोनों को था। वह दुख कब क्रोध में बदल गया पता भी ना चला। नफरत थी नहीं उगाई गई थी कि नफरत थी नहीं उगाई गई थी। कुर्सी के खातिर भाई के दिल में भाई के लिए आग लगाई गई थी। बचपन पीछे छूट रहा था, सदियों का रिश्ता एक पल में टूट रहा था। कि बचपन पीछे छूट रहा था, सदियों का रिश्ता एक पल में टूट रहा था। साथ खेले, साथ बढ़े और साथ पढ़े, न जाने फिर क्यों वह एक पल में लड़े। मुद्दा था नहीं कि मुद्दा था नहीं बनाया गया था, कि मुद्दा था नहीं बनाया गया था। कुर्सी के खातिर इस धरती माँ के बेटों को आपस में लड़ाया गया था। बहुत धन्यवाद। अत्यंत सरस और मार्मिक काव्य पाठ। शायद भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। वेदिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से। इसी के साथ मंच पर आमंत्रित हैं हमारे अगले अतिथि वक्ता श्री गिरीश पंकज जी, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार आदरणीय गिरीश पंकज जी, MA BJ लोक कला संगीत में डिप्लोमाधारी, विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित, रायपुर के अनेक अखबारों में सिटी चीफ और संपादक रहे हैं। इनके 11 उपन्यास, 32 व्यंग्य संग्रह, 4 कहानी संग्रह, 7 गजल संग्रह समेत विभिन्न विधाओं में 105 पुस्तकें प्रकाशित हैं। विभिन्न अखबारों में व्यंग्य लेखन भी किया है। 20 खंडों में गिरीश पंकज रचनावली यंत्रस्थ है। इनके व्यंग्य साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालय के लगभग 22 छात्रों द्वारा शोध कार्य किया जा चुका है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली व राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली की हिंदी सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। विदेश प्रवास के दौरान सम्मेलनों में भागीदारी भी इनकी रही है। कई सम्मान प्राप्त गिरीश जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण सम्मान देने की घोषणा की है। जितना कहें उतना कम है। गिरीश जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगी कि कृपया साहित्यिक संदर्भ से आज के विषय पर उद्बोधन देकर हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय गिरीश जी, सर प्लीज आए, मंच पटल पर आपका स्वागत है। सर क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं। अभी भी मैंने ज्वाइन किया है। जी जी सर, एकदम अभी ज्वाइन किया। अभिनंदन है सर आपका। एकदम अभी मैंने ज्वाइन किया है, 1 मिनट हुआ। अच्छा अच्छा। 2 कार्यक्रम थे तो उसमें मैं व्यस्त रहा और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं 5:30 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। सर तो अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर, वेलकम। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे नए परिवार को जो मेरे साथ जुड़ा है, सोमदत्त जी दिख रहे हैं, उनको नमस्कार। और भी जो सामने जो कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, हाँ, और सौमित्र जी और भी कुछ नाम, अतुल जी दिख रहे हैं, 50 लोग जुड़े हुए हैं। सबको मैं देख नहीं पा रहा हूँ और लेकिन सबको मैं दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। और इस पहले तो मैं सबसे पहले ये संगठन जो विजय जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं इस जो नए संगठन का आगाज हुआ है राष्ट्रवादी लेखक संघ, ये संगठन बहुत जरूरी था। मुझे लग रहा है यह समय की मांग थी कि ऐसे समय में जबकि राष्ट्र विरोधी ताकतें निरंतर सक्रिय हो रही हैं और उस राष्ट्र विरोधी चरित्र को प्रगतिशीलता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और व्यक्ति की आज़ादी से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में उसके काट के रूप में सोमदत्त जी और पाटिल जी और शुक्ल जी ने जो प्रयास किया है वह निसंदेह वंदनीय प्रयास है।
इसका मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं और भविष्य में भी इससे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। और रही बात की जो आज विषय आपने रखा है, बहुत सामयिक विषय है। जो विभाजन हुआ हमारे देश का, उस विभाजन को लेकर के तो अनेक लेखकों ने किताबें लिखी हैं, उपन्यास लिखे गए, अनेक कहानियां लिखी गई। मेरे ख्याल से इसके पहले लोगों ने उसकी चर्चा की होगी, मैं सुन नहीं पाया। इस वीडियो को बाद में मैं सुनूंगा। तो एक साहित्यकार के नाते हमारे उस समय के रचनाकारों ने हस्तक्षेप तो किया। जो विभीषिका विभाजन की आई, उसे कुछ लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ लिखने की कोशिश की और कुछ लोगों ने कुछ सत्य को छिपा करके भी एक तरफा विमर्श करने की कोशिश की। बावजूद उसके उस समय जो कुछ भी लिखा गया बहुत हद तक सही भी था। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विमर्श में आज गुरुदत्त की भी याद हम लोगों ने की होगी। मैं गुरुदत्त ने जो उपन्यास लिखे विभीषिका को लेकर के, विभाजन की पीड़ा को लेकर के, गुरुदत्त ने लगभग 5 उपन्यास लिखे। वो सारे उपन्यास सनातन संस्कृति के बोझ से भरे हुए थे और विभीषिका को ईमानदारी के साथ लिखने की कोशिश की। विनम्र साहित्य का विनम्र विद्यार्थी हूँ। उस विभीषिका को मैंने भी अपने को उपन्यास, एक गाय की आत्मकथा जो 2013 में ही आया था, लेकिन उसमें एक अंश मैंने लिखने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से जिस समय विभाजन हुआ, आधे लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो वहां जा रहे थे और सारे लोग, स्वाभाविक है कि जो हमारे हिंदू थे वे सब भारत में ही रहना चाह रहे थे और कुछ मुसलमानों ने भी यहाँ रहना कबूल किया। लेकिन जो वहां जा रहे थे वो जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे विभाजन के समय और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी, उसका चित्र मैंने जब एक पत्रिका में, कल्याण में शायद मैंने उसको पढ़ा था, तो उपन्यास में उसे रूपायित करने की कोशिश की कि कैसे एक परिवार जो था, बिहारी लाल का परिवार था, उसको आतंकवादियों ने, कट्टरपंथियों ने जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। और जब उन्होंने ठीक है कहा कि भाई जान बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि हम ठीक है कलमा पढ़ लेंगे, और उन्होंने कलमा पढ़ा तो दूसरे मुसलमान ने दूसरे व्यक्ति से, दूसरे मुसलमान साथी से कहा कि कलमा पढ़ने भर से ये इस्लाम धर्म में नहीं आ पाएंगे, इन्हें कहिए कि ये गोमांस खाएं। और उन पर दबाव डाला गया कि नहीं, आपको गोमांस खाना पड़ेगा, तब हम मान के चलेंगे कि आप पूरी तरह से इस्लाम में आ गए हैं। तो बिहारी लाल जी ने कहा कि ठीक है, हमें कुछ समय दीजिए, मैं घर वालों से बात करके आकर के बताता हूँ। फिर वो घर जाते हैं और वहां कहते हैं कि हमें ये धर्म परिवर्तन मंजूर नहीं है, ये गौमांस तो हम कतई नहीं खा सकते, हम हिंदू हैं और ये हमारी संस्कृति में इस तरह का पाप, जघन्य पाप होगा। और फिर अंततः चारों वो अपने भाई की हत्या करते, भाई से बोलते हैं कि तुम मुझे गोली मार दो, मैं तुमको गोली मार दूंगा। इसके पहले पूरे परिवार वालों को बता देते हैं और सारे परिवार वाले सहमत हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि नहीं, हम गाय के लिए अपनी जान देने को तैयार है। और बिहारी लाल जी एक एक करके सबको गोली मार देते हैं और अंत में भाई से कहते हैं कि तुम मुझे मार दो। भाई कहता नहीं, पहले आप मारे। फिर एक दूसरे को गोली मार करके शहीद हो जाते हैं। तो ये जो बहुत सारी चीजें छूट गई थी, जब हम विभाजन की बात करते हैं, उस समय की विभीषिका की बात करते हैं, तो ये कितना बड़ा सत्य रहा जो बहुत कम उपन्यासों में आ पाया है। हालांकि बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी सांप्रदायिक सद्भावना की भी बातें आई हैं और वो भी आनी चाहिए कि चाहे वो मलबे का मालिक हो या कृष्णा सोपती की कहानी है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक हिंदू व्यक्ति को मुसलमान व्यक्ति अपने घर पर पनाह देता है। तो कुछ ऐसे दृश्य भी आए। साहित्य का अर्थ ही होता है करुणा का स्पंदन।
मेरा एक मुक्तक है, जिसमें जनगण का मंदन हुआ सच्चा साहित्य, जिसमें करुणा का स्पंदन वह सच्चा साहित्य। तो साहित्य की आत्मा तो करुणा से अनुप्राणित रहती है। तो जितनी भी कहानियां लिखी गई हैं उसमें ये सारी बातें आई हैं। सांप्रदायिकता भी आई है, तो सांप्रदायिक सद्भावना भी आई है। तो विभीषिका को दोनों तरीके से देखने की कोशिश हुई है। भीष्म साहनी का जो उपन्यास है विभीषिका को बताने वाला है विभाजन। तमस जो है, तमस जब प्रिंट में आया तब उसमें उतनी हलचल नहीं हुई, लेकिन जब ये तमस दृश्य माध्यम से, टीवी के माध्यम से आना शुरू हुआ तो कुछ देश के कुछ हिस्सों में दंगे फसाद की भी नौबत आई। तो ये दृश्य माध्यम की ही खूबी थी कि वो विवाद की स्थिति बनी। लेकिन तमस में भीष्म साहनी जैसे लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात है, मैं गुरुदत्त जी को भी याद करूंगा। इसके पहले वक्ताओं ने जरूर कहा होगा, गुरुदत्त जी ने 5 उपन्यास लिखे और एक उपन्यास का तो सीधे देश की हत्या ही का शीर्षक ही है, देश की हत्या। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक महान देश टुच्ची राजनीति के कारण हत्या का शिकार हुआ। यानी जब देश का विभाजन हो गया, 2 टुकड़े हो गए, तो स्वाभाविक है एक तरह से देश की हत्या ही हो गई। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि गुरुदत्त जैसे महान रचनाकार के बगल में बैठ करके मुझे भोजन करने का सौभाग्य 1973 में मिला। शिविर में, संघ के शिविर में जब मैं गया तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको देखने समझने का अवसर मिला। उनके व्यक्तित्व से हम कितने प्रभावित थे। और उस समय उन्होंने यही बात की थी कि हम चाहे जितने बड़े व्यक्ति हो जाएं, हमें राष्ट्र को नहीं भूलना चाहिए और राष्ट्र के लिए जीना और राष्ट्र के लिए मरना ही किसी भी एक लेखक का दायित्व होता है। इसीलिए उनके जितने भी उपन्यास हैं, 200 लगभग 200 उपन्यास उन्होंने लिखे और वेद, पुराण, उपनिषद भरा पड़ा है उनका साहित्य इस तरह के विमर्शों से। तो मुझे लगता है एक जागरूक लेखक के नाते वो जो भी हस्तक्षेप कर रहे थे, लगभग वो परंपरा खत्म होती जा रही है। मुझे बहुत दुख होता है कि आज हमारे बहुत लेखक जो मित्र हैं, वो प्रगतिशीलता के रों में बह करके अपने आप को आधुनिक बताने के चक्कर में अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोग के सामने टिप्पणियां भी आ रही हैं गुरुदत्त को लेकर के। ये अच्छी बात है कि गुरुदत्त को लोगों ने पढ़ा है। हालांकि बहुत सारा साहित्य तो मैं खुद नहीं पढ़ पाया हूँ, कुछ किताबें ही उनकी मैंने पढ़ी हैं और अभी निसंदेह उनको पढ़ना मैं चाहूंगा, क्योंकि इतना लिख दिया है कि एक पूरी उम्र कम पड़ जाएगी गुरुदत्त के लेखन को। 200 तो उपन्यास हैं, इसके अलावा भी उनके उपन्यास है। तो आज जब हम राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से विभीषिका पर विमर्श कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे विमर्श के केंद्र में गुरुदत्त रहे होंगे और गुरुदत्त की परंपरा का लेखन आज जरूरी है। आज जब इतिहास के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया गया, बहुत सारे सत्य को छुपाया गया है, तो मुझे लगता है कि आज हमारे जो ये तरंग गोष्ठी में सारे लोग शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलजुल करके नए तरीके से इतिहास का अनुसंधान करना चाहिए और जो चीजें रह गई हैं, जो बातें छूट गई हैं या जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई है, उनको लेखन के माध्यम से लाना चाहिए। जैसा मैंने विनम्रता पूर्वक अपना एक उदाहरण दिया, बिहारी दास को कुछ मुसलमान गोमांस खिला करके उसका धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, तो वो सब चीजें बाहर आनी चाहिए। ठीक है, आजादी का हम स्वर्णिम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन साहित्य तो निरंतर नदी की तरफ प्रवाहमान रहता है। उन विषयों पर हमें फिर से लिखा जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं कुछ कोशिश करूंगा, अभी एक गाय की आत्मकथा के नए तरीके से उसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। उसकी प्रतियां छपने वाली हैं। अगर नवंबर में वृंदावन में एक कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद मेरे दिमाग में है कि विभीषिका को लेकर के, विभाजन को लेकर के नए सिरे से, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ कि हमारे चाहे हम किसी भी धारा के लेखक हों,
हमारा कर्तव्य यह है कि बहुत संतुलित होकर के, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ चीजों को रखने की जरूरत है। हो ये रहा है कि इस समय जो विमर्श हो रहा है वह एक तरफा चला जा रहा है, एकदम एक तरफा चला जा रहा है। इसलिए उस एक तरफा को खत्म करने के लिए ये राष्ट्रवादी लेखक संघ जैसी संस्थाएं सामने आएंगी, और इससे जुड़े हुए लोग, इसमें जुड़े हुए तमाम लोगों से भी मेरा इस मंच से आग्रह है कि वो जो एक तरफावाद है उसको खत्म करने की जरूरत तो है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हमारी एक पंक्ति भी ऐसी न रहे जो अलगाव को या नफरत को जन्म दे। हमें तथ्यों के साथ बात करके, इतिहास की शव साधना करके सत्य को जीवित करना है। जो सत्य छिपाया गया है उस सत्य को जब तक हम सामने नहीं लाएंगे, हम अपने लेख की जिम्मेदारी से भी वंचित रहेंगे। बहुत सारे नोट्स मैंने सुबह बनाए थे। यशपाल के झूठा सच जो है, इसका जिक्र हुआ होगा, मुझे पता है किसी ने जिक्र किया होगा। 2 खंडों में उन्होंने वतन और देश का भविष्य जैसा उपन्यास लिखा, और उसका शीर्षक ही है झूठा सच, लेकिन बहुत कुछ सच्चाई उन्होंने व्यक्त की। भीष्म साहनी के तमस का जिक्र मैंने किया। कृष्णा सोपती जैसी बड़ी लेखिका जो खुद शरणार्थी रहीं, वहां से होकर के भारत आई, और उनकी किताब जो गुजरात, पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, यह जो विभाजन की विभीषिका को बताने वाली कृति है, उसमें एक जगह वो कहती हैं, वो जो वर्णन करती हैं, अब बहुत उसकी पंक्ति मैंने नोट की थी सुबह, कि ध्यान में किंग्सवे कैंप की रील खुलने लगी, तंबुओं की कतारें, अंदर बाहर लुटे पिटे घायल, बीमार शरणार्थी बेबसी में भटकते खौलते, कभी सिसकियां, कभी हिचकियां और कभी बंटवारे पर राजी होने वालों को गालियां, अरे बैरियों तुम पर गाज गिरे। ये जो लाइन है, अरे बैरियों तुम पर गाज गिरे, उस समय जो लोग थे वो किस तरह से परेशान बदहाल थे, है उनके। ये तो बड़े सात्विक तरीके से उन्होंने लिखा कि अरे बैरियों तुम पर गाज गिरे। कितनी कितनी गालियां तमाम पुरोधाओं को उस समय दी गई कि जिनके कारण बंटवारा हुआ। वो अपने टुच्चे स्वार्थ के कारण बंटवारे को कबूल कर लिया, देश 2 भागों में बंट गया। गांधी कहा करते थे कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन अंततः बंटवारा हुआ, और गांधी की बात जो न मान करके एक जिद थी कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, और उस चक्कर में 2 प्रधानमंत्री, पाकिस्तान को एक नया प्रधानमंत्री मिल गया, हमको एक प्रधानमंत्री मिल गया, और दोनों विचारधारा के लोग खुश रहे और देश का 2 भागों में बंटवारा हो गया। अगर इस तरह से जिद्दीपना ना रहता तो मुझे लगता है कि आज भी ये देश एक रहता। और मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमानों की समस्या तो सदियों से चली आ रही है। कबीर ने तो 600 साल पहले कह दिया था, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदवन की हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई। तो एक जो वैचारिक मतभेद की शुरू से बनी रही, फिर भी बावजूद इसके लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 1947 के बाद 15 अगस्त के बाद 2 देश बन गए, 2 विचारधाराएं बन गई। उसी देश में से भारत देश से निकल करके, पाकिस्तान से निकल के बांग्लादेश भी बन गया। और इस तरह से अलगाव की चतुर्थिक स्थिति देखते हुए कई बार मन पीड़ा से भर जाता है कि हमारे लेखकों ने उस तरह से सत्य को सामने लाने की कोशिश नहीं की। हालांकि कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान, और उन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी। और सबसे अच्छी बात है, तमाम तरह की अराजकताओं के बीच में, तमाम तरह की बातों के बीच में, मैं व्यक्तिगत तौर से मंटो को पसंद करता हूं, क्योंकि मंटो ने बहुत ईमानदारी के साथ विभाजन के दर्द को रूपायित करने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा। मुसलमानों की हरकतों पर उनके तमाम तरह के कटाक्ष हैं, उनकी लघु कथाएं हैं, उनकी कहानियां हैं। टोबा टेक सिंह जैसी कहानी है कि जब विभाजन हो गया है तो टोबा टेक सिंह पागल होकर के इधर उधर भटक रहा है और बोल रहा है कि मेरा देश कहाँ है, मेरी सीमा कहाँ है,
मैं तो यही था। एक मानसिक व्यग्रता, एक पागलपन को बहुत सुंदर तरीके से सादत हसन मंटो ने रूपायित किया है। तो वो कुछ ईमानदारी कुछ ही लेखों में दिखाई देती है, बाकी तो ठीक है, उन्होंने सत्य को लिखने की कोशिश की, लेकिन एक तरफा रहा। आगे ने भी उनकी एक लंबी कविता है शरणार्थी, बहुत लंबी कविता है, कई खंडों में। उसमें उन्होंने शरणार्थियों के दर्द को रूपायित की। मंजूर रहते शाम का सूखा बरगद भी याद करता हूँ, उसको मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने बरगद को प्रतीक लिया कि किस तरह से एक हरा भरा बरगद था जिसके नीचे सब मिलजुल करके रहते थे, लेकिन विभाजन हो गया तो वो धीरे धीरे वो सद्भावना का बरगद सूखता चला गया, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोपती की कहानी है, जो एक हिंदू महिला शाहनी की कहानी है, जो विभाजन के समय पाकिस्तान के मुस्लिम बहुत इलाके में अकेली हिंदू महिला थी। वो किस तरह से विषम परिस्थिति में वहां रही, वो उस महिला की हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उसको बहुत अच्छे से उस विभाजन के काल को कृष्णा सोपती ने एक स्त्री की ताकत के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। शमसुल इस्लाम भी एक बड़े रचनाकार हुए हैं, लेखक हैं। उन्होंने भारत विभाजन और भारत विभाजन विरोधी मुसलमान, ये जो है, इसी बात को मैं अपने पूरे विमर्श में केंद्र करना चाहता था कि ऐसे बहुत सारे मुसलमान भी रहे हैं जिन्होंने जब विभाजन हुआ उस समय उसका उन्होंने विरोध किया कि हमें एक रहना है, लेकिन राजनीति, जो सत्ता की राजनीति के कारण विकेंद्रीकरण की स्थिति बनी, तो शमसुल इस्लाम ने इस पूरी किताब में भारत विभाजन विरोधी मुसलमान उन्होंने लिख करके बताया है कि उस समय ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान चाहते थे कि देश का विभाजन हो जाए। कुछ मुसलमान ऐसे भी थे, और ये अच्छी बात है। आज यहाँ राष्ट्रवादी लेखक संघ के मंच से मैं बात कह रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सबको ये पता हो कि आज भी ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। मेरा निजी अनुभव है, इसीलिए मैंने जब एक गाय की आत्मकथा की, फिर से मैं यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ये हमारे किसी साथी ने लिखा कृष्णचंद्र ने भी विभाजन, ये सारे लेखक उसी समय के थे, उसी समय पले बड़े हुए, तो उन्होंने उस समय विभाजन के दर्द को देखा है। 47 के बाद जो पैदा हुए उनको विभाजन का दर्द क्या पता होगा। हम लोग जो बहुत बाद में आजाद होने के 10 साल बाद पैदा हुए या 15-20 साल बाद पैदा, वो उनको सिर्फ किस्से कहानियों के माध्यम से चीजों को देख सकते थे। लेकिन कृष्णचंद्र हुए, कृष्णा सोपती हुए, कुलदीप नैयर, भीम साहनी, ऐसी लंबी फेहरिस्त है जो विभाजन का दर्द भोगते हुए पलायन करके, कोई रावलपिंडी से, कोई लाहौर से भारत आ रहा, कोई मथुरा में शरण ले रहा, कोई दिल्ली में शरण ले रहा है। रायपुर में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैयर, जो आज 82 साल के हो गए हैं, वो भी पलायन करके वहां से आए, और उन्होंने भी विभीषिका को अपने कहानियों में तो नहीं लिखा, लेखों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। तो बहुत सारे लेखकों ने ईमानदारी के साथ लिखा, और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात मैं कर रहा था, राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भी विभाजन का विरोध किया, और आज भी वो इस देश में रह रहे हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जब मैंने एक गाय की आत्मकथा उपन्यास का सृजन किया, तो मैंने एक कैरेक्टर को, मुस्लिम कैरेक्टर मुजफ्फर अली बनाया, जो घर घर जा करके वो गाय की हत्या का विरोध करता है और मुसलमानों को जागृत करता है, कुरान का संदर्भ देता है और बताता है कि कहीं कोई इस तरह से हत्या की इजाजत पवित्र ग्रंथ में नहीं दी गई है। उस उपन्यास को पढ़ करके फैज खान जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान ने यह तय किया कि पूरे देश भर में गौ विमर्श करना है, और उपन्यास में जो मैंने बहुत सारे वेद पुराणों के उदाहरण दिए, उसका वो लगातार प्रचार कर रहा है। और दिल्ली में हमको पता है कि मुस्लिम राष्ट्रवादी मंच भी बना हुआ है। तो ऐसी बात नहीं, बहुत सारे मुसलमान देश के लिए काम करना चाहते हैं, तिरंगे के नीचे खड़े होकर के तिरंगे का सम्मान करना चाहते हैं और इस देश की आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ अलगाववादी लोग हैं, लेकिन उससे हम इसी वैचारिक आधार पे निपट सकते हैं। विभीषिका को लेकर के फिर नए तरीके से विमर्श होना चाहिए, नए उपन्यास लिखे जाने चाहिए, नई कहानियां लिखी जानी चाहिए। लेकिन हम सब राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से मैं ये
कहना चाहता हूं कि हमें बहुत सावधान होकर के, सतर्क होकर के लिखना चाहिए, क्योंकि एक तीली पूरे घर को भी राख कर सकती है, एक शब्द भी बवंडर पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत कलम का रचनात्मक इस्तेमाल करके, लेकिन हमें ईमानदारी के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। और क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी बातें हो गई होंगी, वो रिपीट ना हो। बहुत सारे नोट्स मैंने लिए थे, बाद में मैं इस पर एक लंबा आर्टिकल भी लिखूंगा। तो लेकिन मैं अंत में मैं अपने राष्ट्रवादी लेखक गुरुदत्त जिनके बारे में मैंने कहा कि उनके बगल में बैठ करके भोजन करने का सौभाग्य मिला, और उस समय उन्होंने 73 में, जिस समय हम किशोर थे, उस समय उन्होंने कहा कि तुम लोग जो भी लिखो, देश के लिखो, समाज के लिए लिखो, राष्ट्र के लिखो, चाहे विभाजन की विभीषिका की बात लिखो, या विभाजन के बाद जो भारत में मोहभंग की स्थिति आई, जो आज भी हम देख रहे हैं कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था, वो सपना आज कहाँ पूरा हो रहा है। आज भी अलगाव की बातें हो रही हैं, आज भी सच बोलने वालों का गला काटा जा रहा है, आज भी एक विषम स्थिति से देश गुजर रहा है। तो इस विषम स्थिति में साहित्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए, साहित्यकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये हमें समझना है। बातें बहुत अधिक हो जाएंगी, बहुत सारे उदाहरण और है, चूंकि मैं अभी दिन भर से आज सहयोग से लगा रहा, बहुत थका हुआ भी हूँ, इसलिए और 2-3 जगह जाके बोलना भी रहा, बोलने की स्थिति में अब नहीं हूँ मैं अंत में राष्ट्रवादी लेखक संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय विमर्श के लिए छेड़ा है। और मुझे लगता है कि आज जो विमर्श हुआ है, 47 लोग अभी उसको सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये विमर्श उन सबके दिमाग में भी बैठेगा और साहित्य के माध्यम से कुछ नवाचार होगा, कुछ नई कहानियां भी आएंगी, नई कविताएं भी आएंगी। साहित्यकार का यही कर्तव्य है कि अपने समय को खंगाले और अपने समय को ईमानदारी के साथ पेश करे। तो मुझे लगता है ये काम आने वाले समय में ये राष्ट्रवादी लेखक संघ के लोग करेंगे, और उसमें मेरे जैसे साहित्य के विद्यार्थी की जो भूमिका हो सकी, वो भूमिका भविष्य में अदा करने की कोशिश करूंगा। एक बार आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय का, और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से एक बार पुनः कोटि कोटि आभार सर आपका। अब जैसा कि समय कम है, सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि 5 मिनट आपकी जिज्ञासाओं, आपके प्रश्नों हेतु हमें मिला है। यदि कोई प्रश्न करना चाहे तो वह आमंत्रित है। थोड़ा ही समय है, अगर आप सबके कोई प्रश्न है तो कृपया कहें। जी नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ, और सभी जो भी आज के वक्ता थे, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत नई चीजों पर प्रकाश डाला है। मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये बनाया, तो 13-14 दिसंबर 1947 मतलब पोस्ट पार्टीशन इनका एक भाषण है कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनकर हिंदुस्तान की सेवा करना चाहता हूँ। ये पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान के साथ पूरी तरह से लॉयल रहना चाहिए। और तीसरी बात ऐसी है कि मैं
मैं मुस्लिम लीग में से मुस्लिम शब्द को निकालना चाहता हूँ। ये होगा पार्टीशन के बाद का। 1930 में भी बैरिस्टर जिन्ना हिंदुस्तान छोड़कर लंदन वापस चले गए थे, तो अपने ही हिंदुस्तान के ही कुछ मुसलमानों ने उनको लाया था और उनका विचार का परिवर्तन किया था। 1930 से पहले वो सभी वो बैरिस्टर जिन्ना जो है वो एक देशभक्त ही थे। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर लेखकों को और हम जैसे विचार करने वालों को थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए और उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है वहाँ के मुस्लिमों ने पाकिस्तान को जन्म नहीं दिया है। पाकिस्तान को जन्म देने वाले जो लोग हैं वो अभी भी हिंदुस्तान में ही है, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपका प्रकाश डाल। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की है। बहुत आनंद जी की तरफ से अनुरोध आया है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है। जी सिद्धार्थ जी, देखिए आपका प्रश्न बहुत लंबा है, लेकिन मैं बहुत छोटा उत्तर दूंगा। मुझे या किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई कह क्या रहा है या लिख क्या रहा है। मुझे इस बात से मतलब है कि जब उस कहने और लिखने की परिणति जो आप देते हैं वो कहाँ होती है। आपने पाकिस्तान के विभाजन, भारत के विभाजन को लेकर के और पाकिस्तान की मांग को लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे जैसा प्रोग्राम दिया जिसमें हजारों लोग मारे गए, और विभाजन हो जाने के पश्चात अगर आप दुख के आंसू रो रहे हैं तो मुझे उस दुख के आंसू से कोई मतलब नहीं है। ये दुख के आंसू आपको विभाजन के पहले रोने चाहिए थे। हाँ, ये मैं आपकी बात से जरूर एग्री करता हूं सिद्धार्थ जी कि यही एक पक्ष नहीं है विभाजन का, और भी बहुत सारे कारण रहे हैं जिसके कारण विभाजन हुआ है, और मैंने वो 10-12 कारण सामने रखे भी। लेकिन मुझे 1947 के बाद के जिन्ना से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के जिन्ना है। मुझे 15 अगस्त 1947 के पहले के जिन्ना से मतलब है, जो हिंदुस्तान के जिन्ना थे, जो भारत के जिन्ना थे, और उन्होंने जो भारत के साथ किया उसको हम कभी नहीं भूल सकते। दूसरी बात जो आपने एक और सज्जन ने लिखी थी कि हिंदू संगठनों के जो कृत्य थे उन पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए। मैंने जानबूझ करके उसको छोड़ा था, क्योंकि उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए उन लोगों ने क्या योगदान किया, क्या काम किया। तो राष्ट्रवादी लेखक संघ कार्यकर्ताओं के नाते हम सबको तो ये पता ही है। तो इसलिए मैंने उन बिंदुओं को छूने का प्रयास किया था जो मुझे लगता था कि कुछ नए बिंदु हैं, और इसीलिए मैंने उन बिंदुओं को छुआ। बाकी और कोई प्रश्न देना चाहे, छोटा प्रश्न करें। सर, सभी से आग्रह यह है कि अपना हैंड राइज कर दें, हम बारी बारी से और संक्षिप्त प्रश्न ले रहे हैं। हाँ, 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। मैं जी श्रोता के रूप में बात त्रिपाठी जी, अतुल जी, मैं श्रोता के रूप में बात रख रहा हूँ। सिद्धार्थ जी की जिज्ञासा थी उसी क्रम में, और सुशील जी ने जो बात रखी उस क्रम में, जो श्रोता जुड़े हुए हैं अभी भी यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है। इसमें कई तथ्य हैं जिनके उत्तर आपको मिल जाएंगे, जिसमें सरदार पटेल के ऐसे व्याख्यान हैं, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनकी ओर हम सब का ध्यान जाना चाहिए। केवल एकांगी होकर नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ को गिरीश जी ने बात रख दी है, सुशील जी ने बहुत कुछ समेट लिया है। एकांगी होकर नहीं, बहुत सारी बातें हमें साथ लेकर चलनी है। ये मेरी सुशील जी के क्रम में मेरी टिप्पणी आप मानकर चलिए। केवल संदर्भ ग्रंथ मैं दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका हैंड रेज है, आप यदि कुछ पूछना चाहें। जी सर, सबसे पहले तो ये जो लिंक मुझे प्राप्त हुई है, काफी दिनों बाद इस मीटिंग में जुड़ने का अवसर मिला है, क्योंकि बहुत पहले यशवंत तोमर जी इस राष्ट्रवादी लेखक संघ को चलाते थे, तब काफी वेबिनार आयोजित किए कोविड के समय। इस आयोजन में जितने भी महानुभाव पधारे हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, सभी के सराहनीय हैं। चूंकि आजादी की बंटवारे के समय की विभाषिका के ऊपर चर्चा हो रही है और साहित्य से भरा पड़ा है, लोग पढ़ने के लिए जिनके अंदर भाव है वही पढ़ते हैं, और जिनमें ये भाव नहीं है उनको जागृत करने के लिए, और फिर से एक नए भारत का बंटवारा ना हो,
पाकिस्तान में जो हो गया वो हो गया, ये फिर से नया भारत का बंटवारा ना हो सके, इस क्षेत्र में साहित्यकार क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि आज देश उस ओर जा रहा है कि जहां फिर से एक बंटवारे जैसा भाव लगने लगा है। इसलिए साहित्यकार वही है कि जो देश को इस ओर जाने से रोके और एक नई पीढ़ी को वो संदेश दे कि वो एक सौहार्द के भाव के साथ और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। भरत जी, आपकी बात के क्रम में एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, विभाजन के होने के पहले भी बहुत सारे लोग और साहित्यकार भी, गिरीश जी वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हैं, वो इसके विरोध में लिख रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं लिख रहे थे, वो यह चाहते नहीं थे कि विभाजन हो, लेकिन अंततः निर्णय होता है वो पॉलिटिकल होता है, और निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल होते हैं। तो जब तक देश की पॉलिटिकल विल ऐसी रहेगी कि देश को सशक्त रखना है, देश को मजबूत रखना है, देश को एकजुट रखना है, तो देश एकजुट रहेगा। इसलिए हमें उस पॉलिटिकल विल को बनाने के लिए एक जनता के रूप में राजनेताओं को लगातार जागरूक करते रहने की आवश्यकता है। और दूसरी जो बात, आप देखिए, विभाजन की मांग तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि क्यों 1947 में भी विभाजन होता है। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं बहुत कुछ चीजें क्रिएट करती हैं, और यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज की जो हमारी सरकार है वो इस पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत को बहुत सशक्त बना करके प्रस्तुत कर रही है। तो इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि लेखन से तो जागृति होती ही है, लेकिन अंततः सब कुछ पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। सम्माननीय मंच के अनुमति हो तो मैं भरत जी, सुनील जी, बस मैं 1 सेकंड लूंगा अकेला, प्लीज अब इनवाइट करो, मैं कंप्लीट कर लूं। यहाँ जो भरत जी, त्रिपाठी जी भाई साहब की बात तो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, यदि मंच की अनुमति हो तो। भरत जी भाई साहब, जैसा कि आपने कहा था कि काफी समय बाद ये आयोजन हुए हैं, तो आपके संज्ञान में एक बात मैं लेकर के आना चाहूंगा कि चूंकि है ना, जो स्वर्गवासी या गोलोकवासी है ना, इस्वांजी तोमर जी भाई साहब का आपने जिक्र किया है, तो वह राष्ट्रवादी लेखक संघ था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि जो राष्ट्र की दिशा में नहीं जा रहे थे, जो आप सब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो सुझाव आप दे रहे हैं, वो कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा था, कुछ वो रीजन अलग रहे हैं। उन्हीं के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ का गठन किया गया है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह कहना चाहूंगा कि यह वह नहीं है जिनका आपने जिक्र किया है। इसमें सोमदत्त जी भाई साहब, सुशील जी भाई साहब, अन्य जो सभी लोग हैं पूरे देश भर से, वो मिलकर के आपके इन विचारों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था, और चलो आज मैं परिचित हुआ। कोई बात नहीं, मुझे लगता है, और मुझे और अच्छा लग रहा है कि चूंकि मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ करके अब इस क्षेत्र में जहां तक मेरी भूमिका अदा होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अंचला जी पूछें। मुझे लगता है कि विषय जो और सुशील जी हमारे बीच में है, उन्होंने जो कुछ कहा है हम उसी पर केंद्रित करें, और अगर कोई सवाल है तो पूछें। अगर सिर्फ अपनी बात कहनी है तो उसके लिए बाद में कभी आपको मौका मिल जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि सवाल अगर है तो जरूर पूछें, सवाल अगर नहीं है तो सुझाव के रूप में तो पर बहुत सारी बातें होंगी। समय हमारे पास कम है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इस बीच में एक निवेदन में और करना जी भाई साहब, मेरी सोच सही है या गलत है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विभाजन के लिए गांधी नेहरू पूरी तरह से जिम्मेदार मैं मानता हूँ उनको, और गांधी जी की जो अहिंसा थी वो वर्ग विशेष के लिए ही केंद्रित थी, वो सबके लिए अहिंसा नहीं थी उनके लिए। क्या हमारी सोच ये सही है? देखिए, आई थिंक सुनील जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा जहां तक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने अपने पूरे व्याख्यान में भी इस बात को रखा कि आप किसी एक बिंदु को, किसी एक तथ्य को रेखांकित करके यह नहीं कह सकते कि सिर्फ यही इस विभाजन का कारण था। विभाजन एक ऐसी जटिल परियोजना थी
जिसमें कई तरह के लोगों ने अपनी कार्यशालाएं लगाई थी। उन कार्यशालाओं में वो लोग प्रयोग किया करते थे और उन प्रयोगों से जो परिणाम निकलते थे उससे फिर वो नए प्रयोग किया करते थे। उसमें बहुत सारे उत्प्रेरक थे, बहुत सारे प्रोडक्ट थे, बहुत सारे उत्पाद थे। इसलिए हम सिर्फ गांधी और नेहरू को एक उसका कारण नहीं मान सकते। एक कारण वो हो सकते हैं, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र वही कारण है। ठीक ये वैसे ही है जैसे वो कहते हैं कि इसी विचार से सिर्फ देश को आजादी मिल गई। देश को आजादी भी कई विचारों से मिली और देश को विभाजन भी कई विचारों से मिला। जी धन्यवाद। कार्यक्रम आगे बढ़ाइए अंजू जी। अंजू जी आगे जी जी प्रश्न करने के लिए मात्र 5 मिनट का समय था, लेकिन उससे भी अधिक हो चुका है। अंजू जी क्षमा करें, मुझे अंचला जी बहुत देर से वेट कर रही हैं, बस उनको 1 मिनट दे दीजिए। जी अंचला जी बोले। जी जी मेरे विचार अंचला जी का कोई प्रश्न नहीं है, वो गलती से हैंड रेज हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। जी अंजू जी। जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, समय काफी हो चुका है, इस बात का हमें ध्यान रखना ही होगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय मेजर सरस त्रिपाठी जी, जो सुप्रसिद्ध लेखक एवं स्तंभकार हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कोषाध्यक्ष पद से सुशोभित हैं। आदरणीय से विशेष आग्रह है कि भले ही समय हो चुका है, फिर भी सैन्य दृष्टि से भी विभाजन की विभीषिका पर हमारा मार्गदर्शन करें, थोड़ा सा प्रकाश डालें। नमस्कार सर। धन्यवाद अंजू जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विश्लेषणात्मक। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है। बहुत डॉक्टर जी डॉक्टर सुशील जी ने एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा विवेचन किया, और इतने कम समय में इससे अधिक क्या संभव था। जितना कुछ संभव था उन्होंने काफी समेटने की कोशिश की। सन्यासी विद्रोह से लेकर और 1947 तक के विभाजन और यहाँ तक कि उसके बाद की जो स्थितियां हैं उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। मैं समझता हूँ इससे बेहतर व्याख्यान नहीं हो सकता था। और डॉक्टर पंकज जी ने भी जो साहित्य को लेकर के जो बात कही, वो विषय में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। और साहित्य की क्या भूमिका थी या क्या भूमिका होनी चाहिए विभाजन के समय या विभाजन के बाद, क्या क्या लेखन होना चाहिए और किस तरह की बातें सामने आनी चाहिए, आई हैं। चाहे वो भीष्म साहनी की बात हो, कृष्णा सोबती जी की बात हो, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने दिए, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखा। मेरा कार्य तो इस विषय पर प्रकाश डालना नहीं है, इसको कंक्लूड करना है, संपन्न करना है, इसलिए मैं 2-4 बातें कहूंगा। और चूंकि मेरी बैकग्राउंड एक सैनिक की है, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट और साफ बातें कहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हम देखते हैं कहीं भी विभाजन के विषय में विमर्श होता है, ऐसी बातें होती है, तो लोग इमोशनल बातें ज्यादा करते हैं, यानी कि हम आदर्शवादी अधिक हो जाते हैं, यथार्थवादी ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं रहते। और खासतौर से हिंदुओं की ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है। कविताएं भी हम लिखेंगे इतनी इमोशनल कि ऐसा हो गया, हम एक भाई थे, एक बहन थे, हमारा बंटवारा हो गया। ठीक है, जिसके जो भाव है सबका सम्मान है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही सर्वग्राही रही है। तो हमारे यहाँ चारवाक से लेकर और अद्वैत वेदांत तक माने 2 चरम जो है सबका सम्मान है। लेकिन अगर आपको विभाजन को दोबारा नहीं होने देना है तो आपको 2-4 बातों को समझना पड़ेगा। तो वो 2-4 बातें ही मैं कहूंगा बिल्कुल। और मेरी बातों में कोई इमोशन नहीं होता, ताली बजाने वाली बातें मैं नहीं करता, मुझे ताली चाहिए भी नहीं। मुझे वो कहनी है जो आपको सोचने के लिए बाध्य करे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो मैं बात कह रहा हूँ शायद लगे कि मैं रेडिकल बातें कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो आपका विचार है, उसका हम सम्मान करते हैं और मेरे विचार का सम्मान करें। जो इस्लाम है पूरी दुनिया में जहां भी है वहां पर सामंजस्य नहीं है। आप कोई भी जगह ले लीजिए जहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वहां विभाजन की प्रक्रिया, और एक नहीं 1000 उदाहरण है। इस पर मैं 2-4 घंटे बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा डेटा के साथ बोल सकता हूँ।
दूसरी चीज ये है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत की जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या इस देश में 27% थी। अब जिन्ना को दोषी ठहराना या सर सैयद अहमद को ठहराना या इकबाल को ठहराना, इकबाल बहुत बड़े साहित्यकार थे, दुर्भाग्य से उनका नाम नहीं आया है, लेकिन वो उनकी एक शेर पढ़ के सुना देता हूँ कि कितने कश्मीरी पंडित थे वो बायोलॉजी और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने उनकी सोच किस तरह से बदली है। उनकी एक शेर से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली याद नहीं है पर उसको मैं पढ़ रहा हूँ कि मिल जाए अगर शाहे खुरासान का इशारा, सजदा न करूं पाक की नापाक जमी पर। ये 1900 जहां तक मुझे आ रहा है 1931 के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने शेर पढ़ा था कि अगर खुरासान के शाह का इशारा हो जाए तो मैं तो नमाज भी पढ़ना छोड़ दूं इस नापाक धरती पर जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये जहर कहाँ से आता है, कहाँ से इस तरह की सोच आती है? 27% हुए, देश का विभाजन हुआ। आप कोई भी देश ले लीजिए, चाहे वो आर्मीनिया हो, यूगोस्लाविया हो, अभी रिसेंट एग्जांपल है आपका सूडान का, वहां विभाजन हो गया। तो हमें ये देखना हो मानसिकता की बीमारी है कहाँ से, जहाँ से टीचिंग शुरू होती है आप कितना उसको बोल दीजिए ये नहीं लिखा, अरे 2-4 एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, मानवता सब में थोड़ी मर जाती है, लेकिन आपकी जो इमेज होती है और जो इम्पैक्ट होता है समाज पर वो मेजॉरिटी से होता है। एंड रिजल्ट क्या है, जो सुशील जी ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है। तो हमें ये देखना होगा कि विभाजन किन कारणों से हुआ और उन कारणों को प्रिवेंट करना होगा। जैसे विभाजन का कारण क्या था, प्राइमा फेसाई मजहब था, यानी धर्म के आधार पर हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हमारा वोट दीजिए। तो जो ये धर्म है, ये मजहब, इसके कारण डिवीजन हुआ। लेकिन उससे एक कदम मैं आगे जाके हमेशा कहता हूं कि भारत का विभाजन धर्म के कारण नहीं हुआ, भारत का विभाजन धार्मिक जनसंख्या के कारण हुआ है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में जनसांख्यिकी और अंग्रेजी में शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण सर शायद लेफ्ट हो गए हैं। हाँ, लेफ्ट हो गए हैं वो जी। अभी जुड़। तो फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाएं सर। ना, 1 मिनट प्रतीक्षा करिए अंजू जी, अध्यक्षीय उद्बोधन जी। जी। संभवतः समस्या है, आप सोमदत्त भाई साहब से निवेदन करिए, वो अध्यक्ष भी हैं और वो कंक्लूड करें। तो सही रहेगा सोमदत्त जी, आप बोलिए अब। जी जी सर, आप आमंत्रित हैं सर, कृपया आप परिस्थिति को संभालें। सादर आमंत्रित हैं आप मंच पर सर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेजर सरस त्रिपाठी जी, हमारे दोनों सम्मान्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर गिरीश पंकज जी और डॉक्टर सुशील जी। सरस जी जुड़ गए हैं शायद। सरस जी अगर जुड़ गए हैं जुड़ गए हैं। मैं कंटिन्यू करूं या आपको अनम्यूट कंटिन्यू कीजिए सोमदत्त जी, आप फिर वो बाद में बोल देंगे। हाँ, आज के कार्यक्रम में मेरी भूमिका तो बड़ी सीमित है, सीमित इन द सेंस कि जो विषय रखा गया था और विषय के बाद
मुझे आदेश मिला था कि मैं आदरणीय गिरीश पंकज जी को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से मानद सदस्यता के लिए उनको निवेदन करूं। कोई भी संगठन कितना बड़ा है कि इस बात से नहीं होता कि कैसे लोगों के साथ हम खड़े हैं। ये इस बात से जुड़ता है, इस बात से चीजें बड़ी होती कि जिस तरह के लोग हमारे साथ खड़े हुए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लोग आगे बढ़ना चाहते। ये अभी प्रारंभिक अवस्था में हमारा संगठन है। आदरणीय गिरीश जी जैसे लोगों का संगठन के साथ जुड़ना, ये मुझे लगता है कि हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और संगठन के लिए गरिमा की बात है। आदरणीय गिरीश जी के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने बहुत लिखा, न्यास, व्यंग्य, कहानी, गजल, विभिन्न विधाओं में उनका लेखन। अभी उनकी पूरी रचनावली 20 खंडों में आने वाली। वे विचारक भी हैं और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की हिंदी सलाहकार समिति में हम और वो दोनों ही सलाहकार थे। वे साहित्य अकादमी के पूर्व सलाहकार सदस्य रहे हैं। अभी हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने साहित्य भूषण की उपाधि से उनको अलंकृत करने की घोषणा की है। तो ये हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। उनका अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथ जुड़ना हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आप सबकी ओर से आदरणीय गिरीश जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारा आग्रह स्वीकार करें और संघ की मानद सदस्यता स्वीकार करने की घोषणा करें। अभी हमारा चूंकि उस तरीके का मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ है कि हम तुरंत वो सर्टिफिकेट आपको दिखा सकते। लेकिन मैंने आनंद जी को कहा कि वो सर्टिफिकेट आपके पास आप तक पहुंचा दें। नहीं, मेरा सौभाग्य होगा कि साहित्य के इस विद्यार्थी को आपने इस लायक समझा कि अपने हृदय से आपने जोड़ लिया। इसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापन करता हूं और अपनी सहमति देता हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरीश जी। और आप जैसे लोगों को जोड़ने और हम आपके साथ जुड़ने का एक बड़ा स्वार्थ हम लोगों का भी होता है कि जैसे जैसे आपके जैसे लोग जुड़ते हैं तो लोगों का आकर्षण और बढ़ता है संगठन के प्रति। तो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपका संगठन के सभी सदस्यों की ओर से, सभी पदाधिकारियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। संगठन को किस दिशा में जाना चाहिए, संगठन से किन किन लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। और ये सब लोग जानते हैं कि ये केवल लेखकों का संगठन नहीं है। तो इसमें कलाकार भी हैं, उसमें इतिहासकार भी होंगे, इसमें संगीतकार भी होंगे, यानी सृजन के जितने भी फील्ड हैं उन सारे क्षेत्रों के लोग हमारे सदस्य हैं और होंगे और होते रहेंगे। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सुशील जी तो हमारे अपने व्यक्ति हैं, हमारे संगठन से पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे सदस्य हैं, इसलिए उनको मैं ये कहूँ कि आपको हम सदस्यता दे रहे हैं तो ये ज्यादती उनके साथ होगी। तो मैं समझता हूँ कि इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप दोनों लोगों का स्वागत और अंजू जी से निवेदन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शायद सर ने ज्वाइन कर लिया है फिर से। हाँ, उनको कंटिन्यू करें महोदय जी। अब बीच में जो छूट गया था, आप बात रख सकते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं सर? सरस जी तक आवाज पहुंच रही है क्या? सरस जी तक आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही मेरे ख्याल से आवाज। शामिल तो है वो।
संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही है। तो सर अनुमति हो तो आगे बढ़ाएं। एक बार आनंद जी फोन करके जरा पता करिए तो क्या स्थिति है। सरस जी की ओर से कुछ नेटवर्क की समस्या है। अंजू जी आगे बढ़ सकते हैं। सोमदत्त भाई साहब यदि अनुमति हो तो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़िए। जी जी सर। तो सर का आभार अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। जो भी समस्या आई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए कृतज्ञता ज्ञापन हेतु आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री अवंतिका जी को। राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित एवं प्रेरित अवंतिका जी, अनुरोध है कि मंच पर आएं और कृतज्ञता ज्ञापित करें। अवंतिका जी यदि आप सुन पा रही हैं तो मंच पर आइए। क्या उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? अवंतिका जी आप उपस्थित हैं? आनंद जी से आग्रह कर लीजिए। आनंद जी से आग्रह कर लीजिए। तो आदरणीय भाई साहब आनंद जी से ही आग्रह है अब तो। हमारा हमेशा प्रयास यह रहता है भाई साहब जी, जो युवा हस्ताक्षर हैं वे आगे आए। अवंतिका जी संभवतः जुड़ी हुई हैं, परंतु जी जुड़ी हुई है। अवंतिका जी स्वागत है। कृतज्ञता जी आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। टेक्निकल इशू था कुछ। हाँ कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए अवंतिका जी। बिल्कुल। भगवान का महत्व उसके भक्त से होता है, गुरु का महत्व उसके शिष्य से, और उसी प्रकार वक्ता का महत्व भी उनके श्रोताओं से होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आप सभी अधिकाधिक संख्या में जुड़कर भिन्न भिन्न जगहों से कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं सारस्वत वक्ता श्री गिरीश पंकज जी का हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक आभार। आप अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के आभासी पटल पर आए और हमें और हमारे श्रोताओं को साहित्यिक संदर्भों में 1947 की विभाजन विधि से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार सर। सारस्वत वक्ता डॉक्टर सुशील तिवारी जी का हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक आभार। आपने 1947 की विभाजन विभीषिका ऐतिहासिक संदर्भ में अपने विचार रखे, नवीन तथ्यों से हमें अवगत कराया। आपका बहुत बहुत आभार सर। वेदिका मिश्रा, इस मंच की छोटी कलम बड़ी बात के संदर्भ में मैं बिहारी के एक दोहे को प्रस्तुत करना चाहूंगी। सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद वेदिका जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के कोषा अध्यक्ष
प्रखर, प्रसिद्ध, ओजस्वी मेजर सरस त्रिपाठी जी का बहुत बहुत आभार। सर, आपको बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं और जिस तरह से आप मुखर होकर सभी बातों को निष्पक्षता से रखते हैं, इसके लिए निसंदेह हम सभी अभिभूत हैं। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के समन्वयक, ब्लॉगर एवं स्तंभकार श्री अमन अंग ऋषि जी का बहुत बहुत आभार। कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के मार्गदर्शक गुरु स्वरूप सोमदत्त शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम एवं आभार। अखिल भारतीय लेखक संघ के महासचिव डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी का बहुत बहुत आभार। संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत आभार और संयोजक भारत इतिहास कोश अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के अतुल गुप्त जी का बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अंजू सिहारे जी का बहुत बहुत आभार। आपने कार्यक्रम का कुशलता पूर्वक संचालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम जी। कार्यक्रम को संचालित करने में तकनीकी रूप से सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी टीम को बहुत बहुत आभार। आगे में अब राष्ट्रवादी लेखक संघ के नेपथ्य में रहकर इसे खड़ा करने वाले विशेष व्यक्ति मैं कह सकती हूँ, उनके संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगी। राम की अनुपस्थिति में जिस प्रकार भरत सब कुछ त्याग कर राम से अधिक तप करके बिना किसी मोह माया के राजकाज संभालते हैं, वैसे ही आनंद सर जी की तुलना यदि भरत से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आनंद सर हम सब के समक्ष नेपथ्य में रहकर राष्ट्रवादी लेखक संघ को पुनः खड़ा करने और राष्ट्रवादी लेखकों को एक मंच पर एकत्र करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप जो राष्ट्र हित में कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है। आपको बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद आप सभी का। और आगे आनंद सर। मैं नहीं, अंजू जी। आपका भी बहुत बहुत आभार। इतना सुंदर, इतना अच्छा आपने जो आभार व्यक्त किया है, कृतज्ञता ज्ञापित की है, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। तो कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हैं और जैसा कि हमारे यहाँ प्रारंभ और अंत कल्याण मंत्र से ही होता है, तो आदरणीय भाई साहब से एक बार फिर पुनः अनुरोध है कि कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम सोमदत्त भाई साहब अनुमति है समापन कर ले? बिल्कुल किया जाए, कल्याण मंत्र के साथ करें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय गिरीश जी का भी आभार और आदरणीय सुशील जी का भी आभार। आप सब जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों